Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। कभी कांग्रेस एक तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें आरएसएस के पुराने गणवेश में आग लगती दिख रही है, कभी कोई और कमेंट आता है, राहुल गांधी के यात्रा के स्निपेट्स को वो पोस्ट कर रहे हैं, उस पर बीजेपी का काउंटर आ रहा है। तो अंदर खाने कांग्रेस इन सारी चीजों को कैसे देख रही है? बीजेपी को इतनी मिर्ची लग रही है इसको लेके, कांग्रेस को लगता है कि आप जो भी विवाद करें, विवाद कंट्रोवर्सीज आर गुड फॉर अस। एक जमाने में आप कहते थे आया राम गया राम, हरियाणा में ये शुरू हुआ। अब आपको कहना चाहिए आया डिसूजा गया डिसूजा, या आया सरदेसाई गया सरदेसाई। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ साथ कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? गहलोत साहब का बेसिक इंडिकेशन ये है कि मैं काला पत्थर जो मुख्यमंत्री के घर के बाहर पड़ा होगा उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा, सचिन पायलट को नहीं बनने दूंगा। यूपी में एक आदेश आता है कि यूपी के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए। मदरसे वाले ये समझ गए कि ये सर्वे हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, तो उनको गलतफहमी नहीं होगी। इसी वजह से गलतफहमी है कि खाली मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, उनको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, और खाली कुरान और हदीस सीख के नहीं होगा, उनको मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स सीखने चाहिए। ये बिल्डोजर कल्चर जो है वो एक समाज को भयभीत करने के लिए और एक को भ्रमित करने के लिए है। अब मुझे समझ में आ गया, आपने जब ये कहा तो मुझे खुल गया, मेरे ऊपर आहमद हुई है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और शुरू हो चुका है सप्ताह का कार्यक्रम नेता नगरी। आज के नेता नगरी में हम बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक टूट कैसे गए। गोवा में 8 विधायक टूट के भाजपा में गए और इनको भाजपा में लेकर आने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, पत्रकारों के बीच के किस्से क्या कहते हैं, कहानियाँ क्या कहती हैं। क्या ये वही नाम है जो बार बार पिछली कुछ खबरों में, पिछले कुछ नेता नगरी में फ्लैश हुआ? शायद हम और आप दोनों सही सोच रहे हैं। हम बात करेंगे कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कांग्रेस के पास किसी और यात्रा का भी प्लान है, और बात ये भी करेंगे कि इन यात्राओं के बीच कौन सा कांग्रेसी नेता, कौन सा मुख्यमंत्री अब भारत की नागरिकता छोड़कर या भारत छोड़ के किसी और देश का नागरिक बनने जा रहा है। इस पे भी हम आज के नेता नगरी में बातचीत करेंगे मदरसों पे, मदरसों के सर्वे का आदेश, मदरसों के सर्वे के आदेश के साथ साथ इस आदेश पे मचे बवाल, और तमाम जो धर्मावलंबी हैं वो क्या सोचते हैं, और इस पर एजुकेटर्स और तमाम लोग उनकी क्या राय है। और चलते चलते बात करेंगे फुर्सत की सलाह में किताबों की, कहानियों की, कविताओं की, और सुनेंगे आपके सवाल और हम देने की कोशिश करेंगे उनका जवाब। आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। हमारे साथ 3 मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव और मेरी नौजवान साथी मौसमी, जो भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रही है। सबसे पहले मौसमी का रुख करते हैं। मौसमी जी, पहले तो ये बताइए आप हैं कहां पर इस समय? नमस्कारम, नम्मल यात्रा इबड़े आन कवर चयुनूंद, कोलम में, केरला के कोलम में है हम सौरभ जी। और यहाँ पे कोलम में जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। लगातार हम केरल का सफर कर रहे हैं, तमिलनाडु से निकले थे कन्याकुमारी से, और समुद्र के तट को छूते हुए चलिए बहुत खूबसूरत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत घुमाए हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य हैं। मुद्दे पर आते हैं। कंटेनर ठीक से काम कर रहे हैं, यात्रा का शेड्यूल कुछ लेट चल रहा है, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह के कोर्स करेक्शन चल रहा है इस समय भारत जोड़ो यात्रा में, और रिस्पांस किस तरह का है? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबी यात्रा करार दे रही है, और जाहिर तौर पे एक हिस्टोरिक वैल्यू इस यात्रा को दे रही है। तो जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था कांग्रेस का, पहले तो इनिशियल 7 दिन हो गए हैं यात्रा के लगातार, अगर आप पद यात्रा को काउंट करें तो, और 150 किलोमीटर 7 दिन में कांग्रेस पार्टी ने कवर किए। 8वें दिन विश्राम था, रेस्ट डे था, तो आज 9वां दिन है और अभी तक 13 किलोमीटर
कवर हुआ है, पर जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर की मैं बात कर रही हूँ, आपने जिक्र किया, कंटेनरों को वो ठंडी और गर्मी दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि ये यात्रा चलेगी 150 दिन। सुनने में आया है कि शायद 175 दिन एक्सटेंड हो जाए क्योंकि हर 7 दिन में अब ब्रेक भी होगा एक। तमाम यात्री हैं, कुछ ऐसे यात्री हैं जिंदगी भर कभी चले नहीं है इस तरह से, रेगुलर फिटनेस फ्रीक्स नहीं है, तो उनको भी वार्म अप करने में और उनको ट्यूनिंग करने में टाइम लग रहा है। उल्टा ये भी देखिए, आपकी जो कंटेनर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब वो भी पटरी पर आए हैं। रोज पैक करना, एक नया गांव दूसरी जगह बसाना, वो भी आसान नहीं है। तो लगातार कंटेनरों को जहाँ पे कैंप में रखा जाता है, फिर बोरिया बिस्तरा बांध के सारी बिजली उठा के ले जाया जाता है। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में जिस तरीके का बज़ क्रिएट हो रहा है, कभी कांग्रेस एक तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें आरएसएस के पुराने गणवेश में आग लगती दिख रही है, कभी कोई और कमेंट आता है, राहुल गांधी के यात्रा के स्निपेट्स को वो पोस्ट कर रहे हैं, उस पर बीजेपी का काउंटर आ रहा है। तो अंदर खाने कांग्रेस इन सारी चीजों को कैसे देख रही है? इस रिस्पांस के बारे में उनका ईमानदार आकलन क्या है? कांग्रेस एक्चुअली काफी गदगद है। अगर आप देखें तो कांग्रेस इस बात को लेके कि बीजेपी को इतनी मिर्ची लग रही है, इसको लेके कांग्रेस को लगता है कि आप जो भी विवाद करें, विवाद कंट्रोवर्सीज आर गुड फॉर अस, क्योंकि उससे हमें मौका मिलता है ना सिर्फ अपनी सफाई पेश करने का बल्कि अपनी यात्रा के बारे में सच्चाई लोगों को बताने का। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है। कुछ ऐसे आरोप थे, निर्लज्जता के शब्दों का इस्तेमाल हुआ कुछ घटनाओं के लिए, जो घटनाएं घटित हुई थी, और कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल को लेके विवाद खड़ा हुआ। तो कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी जितनी हाय तौबा मचाएगी उसमें तो फायदा हमारा ही है। अच्छा। तो कांग्रेस इसको लेके काफी गदगद है कि भाजपा इतना शोर कर रही है। राजदीप जी, आपका रुख करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर हमने एक तात्कालिक टिप्पणी, लगातार ऑपेड लिखे जा रहे हैं, कभी सुदीन कुलकर्णी लिखते हैं, कभी लेफ्ट पार्टी के केरल के सांसद लिखते हैं। इसके पैरेलल गोवा में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आप गोवा से आते हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। पर्दे के पीछे कौन था, कांग्रेस कहां चूक गई, किस तरह का संतोष बिल्ड हो रहा था, बीजेपी की तरफ से इस ऑपरेशन को किसने अंजाम दिया, और एक कॉमन गोवा पर्सन इन चीजों को कैसे देखता है? क्योंकि ये दिस इज, आई कैन नॉट से अ न्यू नॉर्म, दिस इज अ नॉर्म नाउ फॉर गोवा। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल डिफेक्शंस का कैपिटल लें, एक जमाने में आप कहते थे आया राम गया राम, हरियाणा में ये शुरू हुआ। अब आपको कहना चाहिए आया डिसूजा गया डिसूजा, या आया सरदेसाई गया सरदेसाई, क्योंकि गोवा में आप देखिए 90 के दशक में 13 सरकारें हुई, 13 मुख्यमंत्री हुए। उससे फिर थोड़ा बेहतर हुआ है पिछले सालों में जो सरकारें रही हैं, कम से कम पूरे 5 साल पिछली 3 सरकारें रही हैं। लेकिन जब आपके 40 विधायक ही होते हैं तो आपको तोड़ने के लिए क्या लगता है, 3 या 4 लगते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो आपने अभी कहा, यह ऑपरेशन जुलाई में प्लान हुआ था। जुलाई के ऑपरेशन में कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, 6 विधायक बिल्कुल तैयार हुए पार्टी छोड़ने के लिए, रह गए 2 विधायक। आपको 8 विधायक चाहिए थे स्प्लिट के लिए, क्योंकि आपको 2 विधायक नहीं मिले, इसलिए वो ऑपरेशन बीजेपी ने पूरी तरह से किया नहीं। भूपेंद्र यादव दिल्ली से पणजी गए थे जुलाई में, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सब प्लान किया था और हर विधायक को उन्होंने टच में लाया था। लेकिन 2 विधायक उनके चूक गए, संकल्प अमोलकर और एक फर्नांडिस जो थे वो नहीं आए, इसलिए ये जुलाई में नहीं हो पाया। 2 तिहाई का नंबर नहीं हो पाया था तब। 2 तिहाई का नंबर 6 मिले, 11 में से 6 तैयार हुए थे स्विच होने के लिए। देखिए, सरकार तो बीजेपी की थी, ये तो आज देखिए डिफेक्शन नॉर्मली कब होता है, सरकार गिराने के लिए। गोवा में क्या हुआ है, सरकार को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इन विधायकों को लाया। जो मेरी जानकारी है, यह ऑपरेशन अमित शाह की निगरानी में प्लान हुआ। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को ग्रीन सिग्नल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रमोद सावंत जो वहां मुख्यमंत्री है और भूपेंद्र यादव, इनसे बातचीत करके जुलाई में पहले प्लान किया, अब सितंबर में हुआ है। इंटरेस्टिंग, मुझे आज सुबह दिनेश गुंडू राव कहते हैं कि हमारे एक विधायक, 3 विधायक जो रहे हैं, उनको 4 वीआईपी सूटकेस ऑफर किए गए उनके घर पे आके। मैंने कहा लेकिन इतने पैसे का लेन देन क्यों होगा, क्योंकि सरकार तो बन तो नहीं रही है। मजबूत सरकार करने के लिए भी आप कह रहे हैं कि डिफेक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे जो एमएलए है, उन्होंने भगवान की सौगंध लेके कहा कि उनको 4 सूटकेस ऑफर किए।
मैंने कहा चुनाव के पहले इन्हीं विधायकों ने चर्च में जाके, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके कहा था कि हम किसी भी हालत में डिफेक्ट नहीं होंगे, तो हम उनकी बात पर विश्वास क्यों रखें? सवाल यह उठता है सौरभ, गोवा में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें डिफेक्शन राज अब एक तरह से इट इज इंस्टीट्यूशनल। ये बताइए राजदीप जी, आपने बड़ा मजेदार टर्म दिया, आया डिसूजा गया डिसूजा, आया सरदेसाई गया सरदेसाई, पर जो वहां विजय सरदेसाई हैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के, वो इस दफा नहीं गए, पर बहुत बमके हुए हैं कि कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आपकी तो बात हुई होगी। आज ही मुझे विजय सरदेसाई को लगता है मौका है ऑपोजिशन लीडर बनना। कांग्रेस कह रही है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे कब केवल 3 विधायक रह गए, आप चौथे हो जाओ, और आपको हो सकता है एक गुट कांग्रेस का है जो चाहता है कि विजय सरदेसाई जैसे व्यक्ति को शायद हम विपक्ष का नेता बना सके। कौन कह रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई है जो देख रहा है? देखिए यही बात है, मैं जो मौसमी ने कहा ना कि कांग्रेस गदगद है, मैं पूछता कौन सी कांग्रेस गदगद है? उसी तरह से कौन सी कांग्रेस है जो विजय सरदेसाई को आगे अब बढ़ाना चाहती है? देखिए सौरभ, साफ है, जो कांग्रेस गदगद है वो राहुल कांग्रेस है, जो पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ इस पूरे यात्रा में शामिल हुई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि एक प्लान अब हो गया है ईस्ट वेस्ट यात्रा करना अगले साल, पोरबंदर से लेके अरुणाचल प्रदेश बस यात्रा। एक बस में प्रियंका गांधी वाड्रा चलेगी, दूसरे बस में राहुल गांधी चलेंगे। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव दे रहे हो आप? हाँ, ये बिल्कुल प्लान, ये सुझाव दिया गया है, दिग्विजय सिंह जी ने ये सुझाव दिया है कि अब हम पर एक आरोप लग रहा है कि हम केवल दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, अब अगली बार चलते हैं पश्चिम से पूर्व। लेकिन बाकी जो कांग्रेसी है वो कह रहे हैं यार आप इतना इस यात्रा पर अपने इतने रिसोर्सेज आप व्यस्त कर रहे हो, चुनाव हो रहा है गुजरात में, चुनाव हो रहा है हिमाचल में, अगर दिसंबर के चुनाव में आप दोनों चुनाव हारते हैं तो यात्रा का क्या महत्व रहता है? तो देखिए, 2 अलग अलग बिल्कुल आउटलुक है कांग्रेस में। एक जो समझता है गोवा में जिनको जाना है, मैंने एक कांग्रेसी से पूछा कि दिगंबर कामत जैसे वरिष्ठ नेता चलते हैं जो आपके 5 साल तक पूरी तरह से, नाराजगी क्या थी राजदीप जी? उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया गया। देखिए कांग्रेस में किसको बनाया गया? आपने माइकल लोबो, जो चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस में बीजेपी से शामिल होते हैं, उनको आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। माइकल लोबो भी चले गए, माइकल लोबो भी चले गए, दिगंबर कामत भी चले गए। तो यही मेरा ये कहना है कि देखिए कांग्रेस में आज तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या हो गया, जैसे पंजाब में आपकी रणनीति, चन्नी जी वहां नायग्रा फॉल्स देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया वो एनआरआई। चन्नी जी है नहीं पंजाब में? नहीं, मुझे कहा गया वो एनआरआई बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पर कुछ सवाल तो उठेंगे। तो एक गुट है वो कह रहा है देखिए पूरा संगठन पर कोई फोकस नहीं है, पूरा यात्रा पर है, चुनाव पर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। मैं यात्रा पर आपकी टिप्पणी के लिए लौटूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी, आपका रुख करता हूं। गोवा से और थोड़ा लीप फॉरवर्ड करते हैं, राजस्थान आते हैं। जब आला कमान को लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया है, तब नए सिरे से वहां बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। अशोक गहलोत ग्रामीण खेलों के जरिए नए सिरे से संगठन और संगठन से भी ज्यादा अपनी सरकार की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आलम यह है कि कर्नल किरोड़ी बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में चांदना पहुंचते हैं तो जूता उछाल दिया जाता है। गुर्जरों का नेता कौन, संगठन का नेता कौन, कांग्रेस का नेता कौन, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ साथ कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? क्योंकि राजदीप जी की तरह मेरे भी सूत्र हैं, मैं भी कुछ एक्सक्लूसिव बताना चाहता हूं कि जो बात तय हुई है फिलहाल वो ये है कि वो कुछ महीनों तक दोनों पदों पर रहेंगे, उसके बाद वो राजस्थान में सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और उसमें भी उनकी सुनी जाएगी। तो कांग्रेस की एक तरफ रणनीति यात्रा और यात्रा के इर्द गिर्द है, लेकिन राज्यों से जो खबरें आ रही कांग्रेस के लिए वो अच्छी नहीं है। राहुल जी, देखिए सौरभ, आप और राजीव जैसे लोग अपने सूत्रों से जब बात कर लेते हैं उसके बाद अगर उस पर पुष्टि मुझसे मांगते हैं तो आप मुझे दुविधा में डाल देते। मैं गरीब रिपोर्टर हूं, उनकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं। जो थोड़ी बहुत खुरचन हम लोगों को मिलती है उसमें यह है कि अशोक गहलोत साहब का ये एक क्लैरिटी आ रही है कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो दूसरी चॉइस जो है वो सिर्फ अशोक गहलोत। राहुल गांधी ने यह बात साफ कर दी है, मौसमी इस बात की पुष्टि कर सकती है कि वो संगठन में ये अध्यक्ष और ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है। राजीव ने जैसे कहा कि वो एक और यात्रा करना चाहेंगे, ये हिंट्स आ रहे हैं कि एक और यात्रा अगले साल हो सकती है।
कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक वो ले रहे हैं स्टैंड, तो गहलोत साहब पे जो है ना बड़ा विकट समय आ गया। पिछले करीब मैंने गिना है 26 दिनों में गहलोत साहब ने करीब 8-9 इंटरैक्शन मीडिया से कर डाले हैं जी, और कई जगह अपनी दुहाई दे दी है कि कितनी मुश्किल से बमुश्किल उनकी सरकार बची है। और अनकनेक्टेड लोगों से भी जो उसके साथ ड्राइंग रूम में पहले वो बाहर ऐसे बयान कर रहे थे, आजकल वो कटाक्ष करने लगे हैं कि कैसे उनकी सरकार एक रिबेलियन से बच गई और किस तरह से वो काम निकाल के ले गए। अभी कल ही शायद हुआ है कि वो एक ऐसा ही बयान दे आए हैं कि फला ने उनके साथ गद्दारी कर दी, फला ने आके खबर कर दी, इस कारण से सरकार बच गई। तो क्या है कि गहलोत साहब एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फॉर्मूला है नहीं। अरविंद केजरीवाल फॉर्मूला ये है कि वो पार्टी के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के, और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। उनका कहना यह है कि अगर मैं हट जाता हूं तो मेरे पीछे से प्रोटोकॉल हर तरह का हट जाएगा, और पार्टी का अध्यक्ष जो है, देखिए कांग्रेस का जो होगा वो ना तो सांसद होगा और सांसद में कोई प्रोटोकॉल उसको नहीं मिलता है। जेपी नड्डा अगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के तो वो सांसद भी हैं और उनके साथ एक सेंस ऑफ प्रोटोकॉल चलता है क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में विपक्ष में होने के कारण उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल पाएगा और पूरे देश में भ्रमण में, मीटिंग में, तमाम चीजों में उनके लिए मुश्किलात आएंगी। तो ये अशोक गहलोत जी का फॉर्मूला है कि गहलोत जी चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ एक्सेप्टेंस हो जाए। तो क्या है कि गहलोत साहब का बेसिक इंडिकेशन ये है कि मैं काला पत्थर जो मुख्यमंत्री के घर के बाहर पड़ा होगा उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा, सचिन पायलट को नहीं बनने दूंगा। और एक तरह से उनको ये सिग्नल जो है जाने से पहले सोनिया गांधी जब अभी विदेश गई थी, अभी लौट के आ गई हैं, ये मिल गया था कि आप राजस्थान की चिंता छोड़ दीजिए, आप पार्टी की चिंता छोड़िए। उनको ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है सौरभ की, ये भी याद दिलाई गई कि आप ऐसे जनरल से, आप ऐसे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं जहां आपने किसी ना किसी पोस्ट पे रहते हुए 29 देश के जो राज्य हैं, 29-30, हर एक में कहीं ना कहीं एक प्रभार निभाया है, तो आप जानते हैं इस देश को। उनको यह भी बताया गया कि इमरजेंसी के बाद की जो सबसे पहली रैलियां हुई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में करवाई थी। उनको यह भी याद दिलाया गया कि जब राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने गए थे तो वहां पे चुनाव का प्रभार भी अशोक गहलोत के पास था। तो कुल मिलाकर के अशोक गहलोत की जो जांबान जैसे के तरह से हनुमान जी को बताई गई थी कि भाई संकट मोचक इस टाइम तुम हो सकते हो क्योंकि फला फला क्वालिफिकेशंस तुम में है। लेकिन ये बहुत मुश्किल का सबब बन गया है अशोक गहलोत के लिए। अशोक गहलोत इस समय डेस्परेट हैं और उतना ही, यानी वो 70 से ऊपर के हैं और सचिन उनके मुकाबले यंग हैं, मगर इस समय सचिन जो है वो धीर गंभीर हो गए हैं, वो चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका नंबर आ सकता है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सचिन पायलट के पास अगर जाते हैं आजकल कोई भी शिकायत लेकर के, तो यही कहा जा रहा है भाई साहब सितंबर गुजर जान दीजिए। तो सितंबर गुजर जान दीजिए, तो यानी जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 24 के करीब से। तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, इसका एक डायरेक्ट फॉलोआउट या एक कोरिलेटेड इवेंट जो होने वाला है वो कांग्रेस अध्यक्ष का होने वाला है जी। और वो एक्सरसाइज जो है वो क्या कांग्रेस पे भारी पड़ जाएगी। एक राजस्थान जैसे राज्य में, देखिए सिर्फ 2 राज्य में इस समय कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और वो कांग्रेस के लिए अगर भारी पड़ गई, अगर वहां इस तरह का विवाद हुआ कि सचिन को लेकर के अशोक गहलोत अड़ गए और अध्यक्ष उनको बनना है, तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फजीता होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो कहेंगे कि एक तरह से कांग्रेस की पूरी यात्रा डिरेल हो सकती है। जबकि मैं कहूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर राहुल गांधी ये तय कर लें कि कांग्रेस से जुड़ो यात्रा होनी चाहिए थी ये, और ये बना दे उसका पूरा एजेंडा, तो शायद ये 3500 किलोमीटर 100-150 दिन कांग्रेस के लिए फायदे का सबब हो सकते हैं। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा एक नए सवाल के साथ। मौसमी, मुझे ये बताइए कि गोवा में जो हुआ, राजस्थान में जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर, कई और राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में जो नेता चल रहे हैं उनके बीच इस बारे में चर्चा हो रही है, या तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भागीदार है और केरल में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो वहां की भीड़ वहां के यूफोरिया में ही मगन है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि एक तरफ जहां राहुल
अपने काडर को, अपनी पार्टी की इमेज को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी कवायद उन्हें जो करनी है वो ये है कि वो क्या नए सिरे से यूपीए को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वहां पर। देखिए, केरल में बैठे बैठे कांग्रेस ये सोच रही है कि अभी दिल्ली दूर है, और किसी शायर ने खूब कहा है कि उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया जिन्हें तूफान से लड़ने का अंदाजा था। तो कभी कभी आप अगर आप ठहराव में भी हो तो आपके लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। शायद कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ और इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चली। पर कांग्रेस का ये कहना है कि आप गोवा छोड़िए, आप राजस्थान छोड़िए, आप भारत जोड़िए। जितनी बार उनसे पूछिए कि भाई बगल में आपके गोवा में कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग और एक पंक्चर कर रही है भाजपा आपकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा को, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं डिनायल मोड में है कांग्रेस। वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती कि अभी भी कुछ नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद लगातार वहां पे डेरा डाले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और वो एक जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस में किस तरह से जो कांग्रेस का अंदरूनी कितना कमजोर है, उसका संगठन कितना कमजोर है। पर सतह पर क्या ये यात्रा चल रही है, आप ये देखिए कि केरल में तो क्योंकि मजबूत है कांग्रेस, सेकंड बड़ी पार्टी है, तो उसकी यात्रा ठीक चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेके मगन चल रही है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान हो या फिर यूपी हो, इसका ख्याल अभी राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी लगातार निशाना भाजपा पर साध रहे हैं और कांग्रेस को एक बात का एहसास है कि अगर हमें अपना रेलेवेंस ऑपोजिशन में बढ़ाना है तो इस यात्रा को सफल बनाना है। कम से कम कुछ तो मामला आगे बढ़े, कुछ तो कारवां आगे बढ़ा, वरना तो कांग्रेस बिल्कुल ही आईसीयू में नजर आ रही थी। एक तरह से पैरालिसिस था कांग्रेस में। तो मुझे लगता है सौरभ, एक चेंज है कांग्रेस में। आपको एक सेकंड रंग के नए नेता नजर आ रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, वो चेहरे जो आप कभी जानते नहीं थे। कुछ युवा नेता नजर आ रहे हैं और मोमेंटम यहाँ पे जरूर बन रहा है। बिल्कुल दिल्ली दूर है, पर वो कांग्रेस जहां पे आपको उधारी के नेता लेके जाने पड़ते थे, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से कभी आपको हरियाणा जाना है, उधारी के नेता लेके जाते थे, वही टोली सब जगह चलती थी। नए नेता एक सेकंड रंग के बन रहे हैं, कोई लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज है, कोई कम्युनिकेशन का इंचार्ज है। और जो भारत यात्री हैं वो अपने आप में लगातार जब बात करते हैं, कोई छोड़ के आया अपने घर परिवार को, और वो ये नरेट करते हैं कि किस तरह से उनके घर वाले कहते हैं 6 महीने डटे रहना, उनका नाम की क्रांति करके आना, तुम्हारा नाम क्रांति है। तो इस तरह से जो विश्वास वो कांग्रेस के प्रति दिखाते हैं, ये बड़ा नया है, काफी लंबे समय से ये देखा नहीं गया सौरभ। तो कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत जरूर है। और नेता नगरी में ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि अब और कौन छोड़ के चला गया, इसके अलावा यात्रा कैसी चल रही है ये डिस्कशन भी हो रहा है। राजदीप जी, आपके कई मित्र पत्रकार होने के नाते दावेदारी में है अध्यक्षी की, कोई डेलीगेट्स की सूची मांग रहा है। खबर आ रही कि पंजाब ने तो मधुसूदन मिस्त्री को धता बताते हुए पब्लिश भी कर दी सूची, फिर बाद में कहा गया नहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है अशोक गहलोत के अलावा, कौन कौन तैयारी या मूड में है? पहले तो जो बात मौसमी ने कही और उससे ये बात भी जुड़ी हुई है, एक है नया जनरेशन उभर कर आ रहा है जो राहुल के करीबी है, जो मैं कह रहा हूं ना कांग्रेस आर, एक नई कांग्रेस उभर। नाम बताइए। इस कांग्रेस आर में श्रीनिवास हैं, नहीं श्रीनिवास है, देखिए कन्हैया कुमार को आप लीजिए, पवन खेड़ा, अवनी बंसल, ये जो यात्रियों से जुड़े हुए हैं, वो एआईपीसी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, वो भी यात्रा में शामिल हुई है। पवन खेड़ा जो एक स्पोक्स पर्सन है वो यात्रा से जुड़े हुए। देखिए ये कोई मास लीडर्स अभी तक उनके बने नहीं है, ये प्रॉब्लम की दुविधा है। ये जो सेकेंड जनरेशन जो मौसमी कह रही है ये सब ठीक है, पर उनमें मास लीडर कहां है? जब आप कर्नाटका में जाएंगे आपको डीके शिव कुमार, सीतारमैया, इन्हीं चेहरों पर एक तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस आर जो है, जो राहुल के जो करीबी, बाकी जिसके बारे में आपने प्रोग्राम में बात की थी, सचिन राव वगैरह, जो उनके जो एक तरह से मेंटोर्स हैं, वो भी इसके साथ जुड़े। लेकिन आपने प्रेसिडेंट की बात की, शशि थरूर जरूर बनना चाहते हैं, यानी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लगभग मन बना लिया था, लेकिन ऐसा है ना, हम जो अंग्रेजी स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम
कुछ सोचते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जी। मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल इंग्लिश स्पीकिंग जो होते हैं, हमें आपकी तरह हम जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो शशि थरूर लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक तय नहीं है कि लड़ेंगे या नहीं। दूसरे नामों में इसी ग्रुप से मनीष तिवारी लड़ेंगे नहीं। मनीष तिवारी देखिए, वो मनीष तिवारी आज एमपी हैं। जो एमपीज है ना, वो आज पहले देख रहे हैं कि अगले 2 साल में क्या होना है। भी तो एमपी हैं। हाँ, लेकिन शशि थरूर देख रहे हैं कि मेरा एक प्लान बी है क्या। उन्होंने कुछ लोगों से कहा है मैं इस तरह की राजनीति से उब गया हूं कि कैन आई डू समथिंग एल्स, मैं कुछ और करूंगा अगर मैं इसी तरह से राजनीति में रहा। तो उनमें वो एक, मुझे लगता है ही इज नॉट श्योर कि और कौन किस है तरह जो माहौल टटोल रहा है। देखिए, माहौल टटोलने में जो दूसरी तरफ से नाम आ रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम तो है ही, मुकुल वासनिक का नाम है एज अ पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज। अब क्या हुआ है, यह भी बात चल रही है कि कई स्टेट यूनिट्स को कहा गया है कि आप रेजोल्यूशन पास करिए सोनिया गांधी के नाम पर, कि हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही रहे और बाकियों को आप वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाएं। किसकी तरफ से कहा गया है? वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है, दिग्विजय की तरफ से कहा गया है। ये वो जो पुराने कांग्रेसी हैं, अंबिका सोनी वगैरह, जो एक तरह से सोनिया जी के करीबी माने जाते हैं, जी। क्योंकि कुमारी शैलजा का भी नाम हुआ है, मुकुल वासनिक का तो कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा से लड़ाई जीत नहीं पा रही है। मीरा कुमार, देखिए भूपेंद्र हुड्डा अब हरियाणा पर उनका फोकस है। वो G23 के जितने रह गए वो अपनी सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हीं का रहा। हाँ, वो हरियाणा में रह गए, बाकी कुछ एमपीज बन गए मुकुल वासनिक जैसे। और अन्य आपकी तो कपिल सिब्बल से भी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया, क्या चल रहा है कांग्रेस में? खबर तो उनके पास भी आती है। कपिल सिब्बल जो है वो तो सोच रहे हैं मैं अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। वो कह रहे हैं व्हाई कांट वी स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म। देखिए, ये जो कुछ नेता है वो अब मान गए हैं कि आप गांधी परिवार को कांग्रेस में रहकर हरा नहीं सकते। एक नेता ने मुझे कहा गांधीज विल नॉट सीड 1 सेंटीमीटर टू अस। तो वो मान गए हैं। फिर वो पृथ्वीराज चौहान हो, अन्य नाम जो G20, आनंद शर्मा, जो मुझे कहा गया है 2 ऑप्शन है। या तो गांधी परिवार मान जाए कि सोनिया गांधी ही रहेंगी और बाकी सबको 4 इलाकों में वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे, दक्षिण, उत्तर। अच्छा, ये भी एक थ्योरी है, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट। हाँ, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स आप बना दीजिए। अगर अशोक गहलोत मान जाए तो अशोक गहलोत बन सकते हैं, लेकिन राहुल जी ने सही कहा, उसमें और एक पैच है कि क्या वो मानेंगे कि सचिन पायलट ही बने मुख्यमंत्री? नहीं मानेंगे। तो इस हालत में तो नहीं मानेंगे। तो इस हालत में मुझे लगता है डोंट बी सरप्राइज्ड इफ सोनिया गांधी इज आस्क्ड टू कंटिन्यू इफ नो न्यू नेम कम्स। कमाल है। राहुल जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं। हमने तमाम विद्वानों के आलेख देखे। सुधींद्र कुलकर्णी का आलेख मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस रहे, कांग्रेस अपने आप को रीएनर्जाइज करे, इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए इसके उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस का टारगेट गड़बड़ है। पिछले दिनों मैं एक सीनियर पत्रकार से बात कर रहा था, बोले मैं एक सभागार में बैठा था, मंच पे बैठे बड़े लोग, हमें फांसीवाद से लड़ना है, हमें नव पूंजीवाद से लड़ना है, हमें उदारवाद से लड़ना है, हमें सामंतवाद से लड़ना है। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि बच्चों आपको पता है फांसीवाद क्या होता है? यही प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि राहुल के साथ है कि वो जो नैरेटिव पिक कर रहे हैं वो क्या इस देश के हर व्यक्ति, इस देश के गरीब व्यक्ति, इस देश के एस्पिरेशनल व्यक्ति को सीधे अपील कर रहा है? एक ये सवाल। दूसरा सवाल जो लेफ्ट फ्रंट के सांसद ने कहा कि ये साउथ में क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु और केरल में क्या कर रहे हैं, यहां तो बीजेपी का कोई आधार है ही नहीं। अगर इनको बीजेपी के साथ फेस ऑफ करना है तो ये पहले यूपी और बिहार, सबसे बड़े संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में से एक, और मजबूती के लिहाज से भी वहां पे जाके मोर्चा गाड़े। राहुल जी, बिफोर यू कम टू राहुल जी, एक एनेक्डोट वेरी क्विकली जी। ये जो आपने, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये जो बड़ी एड चर्चा में आई है खाकी शॉर्ट्स की, कि खाकी शॉर्ट्स को जलाया गया, मुझे आज क्या कहा गया कि दिग्विजय सिंह, पुराने नेता, सब इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन ये सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया ग्रुप से आया और उसे ये जो नए जनरेशन जिसकी बात मौसमी कर रही थी वो बड़े खुश थे। लेकिन पुराने नेता कह रहे हैं ये गलत था। इनफैक्ट एक पुराना नेता कह रहा था मुझे कि हमने एक प्रपोजल देना चाहा कि इस यात्रा में आप किसी आरएसएस के व्यक्ति के घर जाइए जिनके परिवार के किसी व्यक्ति को सीपीएम ने वहां मारा हो, राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हो, एम्ब्रेस यू मस्ट। ये जो सुधींद्र कुलकर्णी वगैरह कह रहे हैं कि आप आरएसएस से हर दिन लड़ने से आपको नहीं चलेगा, आपको उनको अपनी तरफ करना है। तो मैंने कहा इसका क्या हुआ?
उन्होंने कहा नो, वी हैव नाउ टोल्ड आवर सोशल मीडिया ग्रुप कि जब भी आप ये एड्स या इस तरह से मीम्स कर रहे हो हमें भी दिखाया करिए ताकि हम भी उसको क्लियर करें। तो ये जनरेशनल गैप, एक जनरेशनल गैप, कम्युनिकेशन गैप, राहुल जी, या आइडियोलॉजिकल वॉर जी। सौरभ, एक तो वो जो आपने बात कही थी कि पीसीसी को आज्ञा दी गई है, वो किसी ग्रुप ने नहीं, वो साहब मधुसूदन मिस्त्री जो है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि नए पार्टी के जो मुखिया हैं वो डेलीगेट्स उठा सकते हैं जो कि सीडब्ल्यूसी के, और केरल में अजूबा हो गया है। केरल में उन्होंने कह दिया कि पहले कहा गया था कि नया अध्यक्ष जो होगा वो फाइनल कॉल लेगा, केरल में कर दिया गया है कि सोनिया गांधी जी करेंगी जब आगे अध्यक्ष हो जाएंगी। तो यानी उन्होंने पहले ही फैसला लिया है कि सोनिया गांधी जी ही अध्यक्ष होने वाली है। देखिए साहब, इस पूरी कवायद की एक परेशानी है कि ये प्रॉब्लम ये इसमें यह है कि ये यात्रा क्यों हो रही है। यात्रा का जो अगर आप एक पूरा टेम्पलेट देखें तो एक सेंस ऑफ बिलीफ दिखता है राहुल गांधी में कि वो उतर गए हैं अब, तो अब बदलाव जरूरी है। अब बदलाव क्या है ये देखिए सौरभ, उसकी पूरी भाषा देखिए, तो भाषा ये नहीं है कि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाना है, ये आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। ये एक इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस है मेरा, आपका, मौसमी और राजदीप का। इसका एक जो लबोलुबाब मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि इस देश की जनता भ्रमित सी हो गई है, उसकी पब्लिक ओपिनियन बदलनी है मुझे। अब एक पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन 2014 से चली आ रही है, कांग्रेस उसको बदलने की कोशिश में है। कांग्रेस के पास 20% उसका वोट है। जो पिछली बार अगर लोकसभा का चुनाव देखें तो 53 सीटें जो कांग्रेस की आई थी उनमें से 24 जो हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में आई थी। यानी जो आपकी सबसे अच्छी सीटें थी लोकसभा के राज्य थे, आप यात्रा वहां से शुरू कर रहे हैं। जहां आपका डब्बा गोल था वहां आप सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अब यूपी जैसे राज्यों में, गुजरात के बारे में कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और हिमाचल तो ऐसा रूट बनता था कि शायद वो किया ही नहीं जा सकता था, इसलिए वो गुजरात नहीं जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे यात्रा में ये कोई एक रीसेंट रिपोर्ट कार्ड नहीं है, असेसमेंट नहीं है कि इस यात्रा क्यों हो रही है। इसमें कांग्रेस के लिए कौन सा वोट बैंक तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, ट्वीट हुए हैं कुछ दिनों पहले जिसमें भक्तों को कोसा गया है, यानी नरेंद्र मोदी के भक्तों को। अगर आप पत्रकारों को, नरेंद्र मोदी जी के नेताओं को, बीजेपी नेताओं को भक्त कहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर उस भक्त में शुमारी वोटरों की भी होती है तो आप उन्हीं वोटर को तो लेना चाह रहे हैं जिनको आप लानत भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो पूरी कवायद है, इसका फोकस, इस टेम्पलेट का जो रुख है, किसका टारगेट क्या है, वो बड़ा मुश्किल है। इसकी शुरुआत देखिए आप कि दिग्विजय सिंह जी बाहर थे, मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि एक सज्जन राहुल गांधी के बहुत समीपी हुआ करते थे जो कि दिग्विजय सिंह के भी खास थे, और उन्होंने जाकर के उस सज्जन ने दिग्विजय जी का जो नर्मदा यात्रा का एक्सपीरियंस था उसका वर्णन जिस तरह से सुनाया और जिस तरह से रूपरेखा लिखी और बात करी गई, उससे दिग्विजय सिंह जी की दोबारा एंट्री हो गई है सिस्टम में। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो क्लैरिटी नहीं है कि ये यात्रा क्यों हो रही है, क्या टारगेट वोट बैंक है, किस कारण से लोग बीजेपी या बाकी लोगों को छोड़ करके कांग्रेस के साथ आएंगे। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ने की कवायद है, तो ये कैंपेन जो है ये पिछले 2 बार से हो चुका है और ये विफल रहा है। बहुत और इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि बार बार मौसमी भी इसके बाद में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी को पूछा गया कि इस यात्रा का लीडर कौन है, तो उन्होंने कहा कोई लीडर नहीं, दिस इज अबाउट भारत जोड़ो, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, मैं इस यात्रा का लीडर नहीं हूं। लेकिन जितने भी आपको ये बार बार वो रिलेक्टेंस जताते हैं, ये दिखाता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लेवल पर अभी कितनी गड़बड़ी है। एक प्रसंग से बातचीत क्लोज करेंगे, वो सब राहुल गांधी के फोटोज हैं। इसीलिए 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कुछ वेबसाइट के संपादकों से, कुछ क्या लगभग सारे के ही, एक अनौपचारिक चर्चा की थी जिसमें यही सवाल उनसे पूछा था ललन टॉप ने कि आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं कि राफेल सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिएगा इलेक्शन बदल जाएगा, ऐसा वो कह रहे थे। तो इस यकीन की वजह क्या है? बोले देखिए आप लोग बात कर रहे हो, पहले आप लोग बात भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग तो बात कर रहे हैं क्योंकि आप बात कर रहे हो, लेकिन जनता में तो उसका रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे वीपी सिंह के ज़माने में हुआ था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, या मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है, तोप मशीन।
वैसा नारा तो हमें कहीं सुनाई नहीं दे रहा। तो वो एक बड़ा मसला है कि पॉलिटिकली आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहरहाल इन मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लास्ट ये मुझे आज एक कांग्रेस नेता ने कहा, लंबी बात हुई आपके शो के आने के पहले, उन्होंने कहा राहुल गांधी सिंसियर एंड कमिटेड, ही सिंसियर एंड कमिटेड टू बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर पॉलिटिक्स। उनको सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये नेता जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा देखिए कांग्रेसी तो जिंदगी बातचीत है, उन्होंने कहा कांग्रेसी जो होता है वो जिंदगी भर सत्ता के लिए ही लड़ता है। अब आप कह रहे हैं रिफॉर्म करो, पार्टी बदलो, पर ये ओवरनाइट नहीं ये दरअसल अब मुझे समझ में आ गया। आपने जब ये कहा तो मुझे खुल गया, मेरे ऊपर आमद हुई है। ये महात्मा गांधी यही चाहते थे दरअसल कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और वो एक सोशल रिफॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन बने। हो सकता है राहुल गांधी अभी प्रकट ना कर रहे हो, पर चुपके चुपके वो गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हो। यू कैन नॉट लिव इन 12 तुगलक रोड एंड डू दैट। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपनी जिंदगी, अरे क्या पता वो केरल में का आश्रम भी बना ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी, आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए और लगातार हम तक खबरें पहुंचाती रहिए। राहुल श्रीवास्तव जी, राजदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। थैंक यू सो मच। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे मदरसों पे और मदरसों पर हो रही, मदरसों के सर्वे पे हो रही जो बयानबाजियां हैं और जो पूरी उलटबाजियां हैं और जो कंफ्यूजन है, जो आरोप हैं सरकार पर और कुछ नेताओं के एक दूसरे पर, हम उन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे कि बातें असल में कहां पे हैं, दिक्कतें असल कहां हैं और फिक्स कैसे किया जाना है। और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के पास, जो एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, किताबें भी लिखी हैं, आर्मी में भी उन्होंने अपनी सेवा दी है। और इस बातचीत का जो जमीरुद्दीन साहब, मैं इस बातचीत का जो अगर मुझे बेस सेट करने का आधा मिनट मिलता है तो मैं ये प्रिटेक्स्ट लोगों को देना चाहूँगा कि यूपी में एक आदेश आता है कि यूपी के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए। 2 या 3 सितंबर की घटना है इसी महीने की। 2 या 3 सितंबर को की मदरसों का सर्वे किया जाए, इसमें लेकर 1 महीने की टाइमलाइन दी जाती है। आप मदरसों का सर्वे पूरा करेंगे और जिसके पीछे इस तरह के जो तर्क आते हैं कि एडेड, अनएडेड और गैर सरकारी, सरकारी, इन सब का जो डेटाबेस है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। सर, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सर्वे करने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो कदम है, इक्विटी होनी चाहिए। अगर वो मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी सर्वे करें। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर अगर ये डेटा इकट्ठा करा जा रहा है इलीगल एक्शन के लिए तो वो नाजायज है। आपने कहा दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी सर्वे करें। किस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है सर? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत को और थोड़ा सा क्लियर और साफ करते हुए चलें। देखिए, कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप कुछ जानते हैं, खाली माइनॉरिटीज के नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए, सब इंस्टीट्यूशंस का। तब मैं मानूंगा कि जो है इक्विटी जो है, यानी एकता जो है, वो बरकरार रही है। सर, मैं थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाह रहा हूं कि मदरसों का जो इतिहास है हमारे देश में वो एक अलग किस्म का है। जब देश के बड़े बड़े हिंदी के लेखक प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी मदरसे में उन्होंने शिक्षा ली थी। और जब से भारत में मुग़ल शासक आए और उनके साथ मदरसे की संस्कृति आती है, एक मोटा मोटी हिसाब इस तरह का चल सकता है। लेकिन अब जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है सर मदरसों को लेके, और नेता अपने बयान में थोड़ा उसको लेकर शायद एग्जेग्रीगेट कर जाते हैं या वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इसको अभी चिन्हित करने की, उसको समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जा रही है। इस तरह के बयान आपको दिखते हैं कई बार। अभी जैसे हाल ही फिलहाल में ये संजय निषाद का, यूपी में मंत्री हैं, उनका बयान मुझे याद आ रहा है, मैं भी पढ़ भी रहा था रिसर्च में, कि मदरसों में उन्माद की शिक्षा दी जाती है, वो ये ऐसा कह रहे थे। तो और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे जो है वो एक मिनी एनआरसी है। तो सर, मदरसे और मदरसे में हो रही शिक्षाओं को
किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं इस पूरे सवाल का जवाब आपसे इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उस एक शिक्षण संस्थान के एक प्रशासक के तौर पे आपने लंबे समय तक काम किया है सर। देखिए, मेरे खानदान एक मदरसा चलाना था जिसमें मैं भी पढ़ा हूं। उसको हमने तब्दीली करके स्कूल बना दिया। कब की बात है सर ये कई साल 1947 से वो मदरसा चल रहा था मस्जिद में, जो हमारी खानदानी मस्जिद है, और फिर कुछ 10 साल पहले हमने तब्दीली चाहिए उसको स्कूल बना दिया। अच्छा, देखिए, मदरसे जो है उनका मतलब है स्कूल, और मैं काफी इंटरेस्ट लेता हूं मदरसों में क्योंकि मैं चाहता हूं कि मॉडर्नाइज हो। और मेरा मुलायजा कई मदरसों का हुआ है, कहीं भी एक भी मदरसे मैंने आतंकवादी का सबक नहीं देखा। वो पढ़ाते हैं, हाँ, ये दूसरी बात है कि उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीजियस टीचिंग पे है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, उनको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, और खाली कुरान और हदीस सीख के नहीं होगा, उनको मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स सीखने चाहिए। तो आतंकवाद का नाम और निशान मैंने अभी तक किसी मदरसे में नहीं देखा। अगर गवर्नमेंट को शक है कि किसी मदरसे में आतंकवादी का सबक सिखलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन करिए, क्यों नहीं करते? मगर ये धब्बा लगाने के लिए, ये धब्बा आप लगा रहे हैं कि सब मदरसों में एंटी नेशनल टीचिंग हो रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। ओके, लेकिन अब इसी समय हम लोगों को उस पूरे सेटअप के बारे में भी सर बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मैंने जितना ग्राउंड कवर किया अपने आसपास, जितना भी मदरसों में गया, जैसे मैं कुछ मदरसों में गया तो वहाँ बच्चों से बात की, उनसे पूछा कि बच्चों से आपसे एक जनरल सा सवाल पूछते हो कि भैया बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनोगे बड़े होके? आप किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी विद्यालय में जाइए, आप ये पूछते हैं। तो मुझे हर तरह के लोग मिले हैं। कुछ बच्चे कहे कि हम मौलवियत पढ़ना चाहते हैं, मतलब मौलवी होने की पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे पास एकदम मिश्रित किस्म के जवाब हैं। मतलब कोई ये नहीं कहता है कि वो, मतलब एक उसमें वो नहीं है कि हम मौलवियत ही करेंगे, मतलब कोई ये नहीं कहता है कि हम मॉडर्न एजुकेशन में ही जाएंगे। मतलब आपको मिश्रित तरीके के जवाब मिलते हैं, और हम लोगों के बीच कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैं कई सारे पत्रकारों, कई सारे वैज्ञानिकों को जानता हूं जो मदरसों से पढ़ के निकले हैं। लेकिन क्या मदरसों में पढ़ने से मॉडर्न एजुकेशन जो है, और जिस तरह से स्कूलों में मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का डिसीजन लिया जा रहा है, तो क्या मॉडर्न एजुकेशन अभी अनुपस्थित है मदरसों से? क्या मतलब ये ऐसा है क्या कि मदरसे में बच्चा पढ़ा, बाहर आया और फिर से उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए उसको एक अलग क्रैश कोर्स करना पड़ा क्योंकि वो एक उस पूरी कदम ताल में शामिल नहीं हो पा रहा है? ज़मीरुद्दीन सर, देखिए, जब मैं वाइस चांसलर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो मैंने ये कमी जो है मदरसों में पाई। अच्छा। और हमने एक कोर्स शुरू किया जिसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स, यानी पुल बांधना मदरसा एजुकेशन से मॉडर्न एजुकेशन तक। तो हर साल एएमयू में 100 मदारिस आते हैं, 75 लड़के और 25 लड़कियां। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साल में उनका जो रुझान जो है बिल्कुल बदल गया। उन्होंने अंग्रेजी सीख ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख ली और सोशल स्टडी सीख ली, और अभी तक उनका रिजल्ट जो है 100%, यानी वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम मदरसे के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें रास्ता सिखलाएं, तो कोई वजह नहीं है कि वो पीछे रहेंगे। प्रॉब्लम एक ये है कि जो मदरसे चला रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो खाली कुरान और हदीस जानते हैं। तो निहायत जरूरी है कि वी ट्रेन द टीचर्स, यानी टीचर्स का भी
एजुकेशन होना चाहिए, तभी मदरसों में तब्दीली आएगी। अगर वही टीचर्स रहे जो कि बाहर का एजुकेशन जिनको नहीं मिला है, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो आपने एएमयू में इम्प्लीमेंट किया, एएमयू में लागू किया, आप लोगों ने जो चेंजेस लाए आपके सिस्टम ने, आपके समय के, उसको थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारा ये कोशिश है। देखिए, हमने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम हमने रखा है अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज में सब जाति हैं, कोई हम भेदभाव नहीं कर रहे, मगर आपको मालूम है कि अंडर प्रिविलेज में कौन से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो कौन है। तो उसी इलाके में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमने आजम कॉम्प्लेक्स से एक अग्रीमेंट पूना में ये अग्रीमेंट बनाई है कि हर महीने हम 100 टीचर जो है वहां भेजेंगे, वहां उनको अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ये जब टीचर्स वापस जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, मैं और एक बतलाना चाहता हूं कि तकरीबन 10 साल में तकरीबन 1000 बच्चों ने ये जो है ब्रिज कोर्स एएमयू में करा है। ओके। और उनको एडमिशन मिले हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। ये अपने मदरसों में वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं देखो, हमें देखो, हम मदरसे में पढ़े मगर हमने 1 साल का ब्रिज कोर्स किया, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखी, और हमारे लिए नौकरियों के रास्ते खुल गए। ये जरूरी नहीं है कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो खाली मौजिन और इमाम बने। बिल्कुल गलत फहमी है। मदरसों को बदलना चाहिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहिए। हाँ, दीनी तालीम बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ साथ जैसे क्रिश्चियन सेमिनरीज होती हैं, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं वो पीएचडी करते हैं और प्रीस्ट भी बन जाते हैं। ऐसे ही दिशा में हमारे मदरसों को चलना चाहिए। लेकिन सर, इसमें एक जो बेजा किस्म की बयानबाजियां हैं, मतलब इसका सपोर्ट करने वालों और इसका विरोध करने वालों की, वो सर इस पूरे डिस्कोर्स को ना मुझे लगता है कि कहीं और ले जाती है। जैसे कोई मदरसा संचालक है, वहाँ पे पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसको कितना ज्ञान है, जैसा आपने अभी बताया, अगर उस हिसाब से भी चलें तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्वे करने आएगा तो चप्पलों से पीटेंगे, इस तरह के बयान हैं। तो कोई कह रहा है कि हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। तो क्या सर एक सरकारी आदेश, जिसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं, मेरी कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी, सर्वे का जो आदेश आया, क्या उसको लेकर उसका अनुवाद और सरल, और उसको मैं कैसे कहूँ, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों के बीच में फैला कर नहीं रखा जा सकता था कि इतना कन्फ्यूज़न ना हो इस पूरे आदेश के बीच? देखिए, कंफ्यूजन यूं हो रहा है क्योंकि मदरसे वाले समझ रहे हैं कि खाली उन पे सर्वे हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप हो, इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी, सब जगह बराबरी होनी चाहिए। अगर मदरसे वाले ये समझ गए कि ये सर्वे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो उनको गलतफहमी नहीं होगी। इसी वजह से गलतफहमी है कि खाली मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट को इस गलतफहमी को रिमूव कर देना चाहिए। सर, मुझसे कुछ लोग अभी पूछ रहे थे शूट के दरमियान ही कि जिस मदरसे की अभी आप बात कर रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी पे वो मदरसा था जिसको आप लोगों ने स्कूल पे बनाया, आपके भाई नसीरुद्दीन शाह वो भी वहीं पढ़े हुए हैं, क्या कहानी है सर? जी नहीं, देखिए, मैं बचपन में मैं अपने नाना के साथ, आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लोगों को बता दूं जिनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगा। देखिए, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और जमीरुद्दीन शाह साहब, देखिए, मेरा संबंध जो है मेरी फैमिली के साथ 5 साल की उम्र पे शुरू हुआ था जी। जब मैं 5 महीने का था तो मेरे बड़े भाई जो है मेरे से 1 साल बड़े थे जी। मेरी माता यानी मेरी वालदा दोनों बच्चों को देखभाल नहीं कर सकती थी, तो मुझे खाला के सुपुर्द कर दिया गया, और मैं सरधने में, जहाँ के हमारा पुराना इलाका है, जहाँ हमारे पुराना मंजिल है, जहाँ हमारी मस्जिद है, जहाँ हमारा मदरसा था,
जी। तो मैं 5 साल वहां रहा। उसके बाद मेरे वालिदैन ने वापस मुझे बुला लिया और हम लोगों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो नसीरुद्दीन शाह और मेरे बड़े भाई जो है, हाँ। उनका जो है इससे कोई संबंध नहीं। अच्छा, आप पढ़े, वो दोनों लोग नहीं पढ़े? बिल्कुल, मैं पढ़ा, वो नहीं। और मैं कहता हूँ, और मैंने कहा कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ। मैं कुछ महीने जरूर पढ़ा मदरसे में, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ फख्र के साथ कि यस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ मदरसा। फिर आर्मी में कैसे जाना हुआ सर आपका? अभी मैं कह रहा हूं कि हमारे जो वालिदैन थे, हमारा, हाँ, तो यही तो गलत फहमी है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जो है उनका दिमाग उल्टा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। हम, मेरे वालिदैन ने ये समझाया कि ठीक है, तुमने उर्दू और अरबी सीख ली, अभी अंग्रेजी जाके सीखो। और बोर्डिंग स्कूल में सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में पढ़ा। वहां मैंने बचपन से ही ये इरादा कर लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये भारतवर्ष जो है हमारा मुल्क है और सबको, खासकर हमें, इसकी उन्नति और इसकी रक्षा करना जरूरी है। तो आपने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उधर जाना चुनाव किया अपना? बिल्कुल। देखिए, अगर आप मदरसों के स्टूडेंट्स को ब्रॉडर एजुकेशन देंगे तो वो बिल्कुल हर प्रोफेशन में चले जाएंगे। और काबिलियत बहुत होती है इन बच्चों में। जिस बच्चे ने हाफिज कुरान सीख लिया, यानी अब रटने की बात है या कुछ भी है, यानी जिसने हाफिज जो बच्चा जो है 12 साल की उम्र पे हाफिज कुरान हो गया, वो कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है और माहिर हो सकता है उस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स, साइंस, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, इन बच्चों को ये जल्द से जल्द सीख जाएंगे। तो बातचीत के सिरे को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस पर अलग अलग तरीके के व्यूज़ जानते हैं और चलते हैं अपने अगले मेहमान के पास। और अगले गेस्ट हैं सैयद अतहर देहलवी, जो अंजुमन मिनहाजे रसूल एस के चेयरमैन हैं। और उनसे अब अभी जो हम लोग ज़मीरुद्दीन शाह साहब से बात कर रहे थे, उसके बाद इस कंटिन्यूएशन में इस बातचीत को अगर देखें तो शायद हम एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ अग्रसर होंगे। देहलवी साहब नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, नेता नगरी में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझको दावत दी है। ये अभी जो बातचीत हो रही थी, मैं उसको ही जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस सर्वे के आदेश पे जो यूपी में आ चुका है और उत्तराखंड में लाने की बात हो रही है। और साथ में ये बात हो रही है अब जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहाँ पे मदरसों, उनकी सरकार में मदरसों को पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। क्या आपका सोचना है इस पूरे मजमे पे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरा, यानी मुझको तो खैर सिद्धांत जी आपके साथ हूँ, मुझको हमारा तुलसीदास जी याद आते हैं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि निर्मल मन सोहे मोहे पावा, मैं छल कपट छिंद्र न भावा। तो असल चीज ये है कि मदरसों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अभी अगर सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा जी से सवाल किया जाए, हिमंता बिस्वा शर्मा 15 साल तक कांग्रेस में वहां मिनिस्टर और 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर थे। और आप उस वक्त का सारा रिकॉर्ड निकालिए, जो सदन पटल पर उनकी तकरीरें होती थी, मदरसों के लिए जो वो बजट भेजते थे, खारजी मदरसा जो होता था, तो उस वक्त तक उनके लिए मदरसे बहुत अच्छे थे। मदरसे देश की सेवा करते थे। मदरसे आसाम के लिए जो है, आसाम में खासकर चौर एरिया और ब्रह्मपुत्रा में जहां आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां मदरसे जो उनके लिए सब कुछ थे। आज वो मदरसों के लिए एकदम, और वो बिल्डिंग जिसको हाथ से गिराया जा सकता है, उसके लिए वो एक भारी खर्चे पे बिल्डोजर भेजते हैं। तो ये बिल्डोजर कल्चर जो है वो एक समाज को भयभीत करने के लिए और एक को भ्रमित करने के लिए है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सीधा कहना ये है कि हम सर्वे की हमने कभी मुखालफत नहीं की। होने चाहिए, सर्वे करने चाहिए आपको। जो भी भारत के अंदर रहता है, भारतीय संविधान के अनुकूल जो भी काम करेगा, उसको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं यूपी सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी कोई भी सरकार जो सर्वों की बात करती है, उनसे मैं सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन सर्वों के साथ साथ हम क्या जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, क्या वो गुरुकुल चलाती है या मिशनरी स्कूल चलाती हैं या खालसा स्कूल चलते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सर्वे होगा? क्या गांव देहातों में और रिमोट एरियाज के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, जहां पर जो है वो कार्यालय और शौचालय का अंतर हम नहीं कर पाते हैं, क्या उन स्कूलों का भी आप सर्वे कराएंगे? तो खाली एक खास वो करना, हमें, मैं फिर कह रहा हूं सिद्धार्थ जी कि हमको सर्वे से कोई मुखालफत नहीं है,
लेकिन जिस कल्चर को डेवलप किया गया है, ये बिल्डोजर कल्चर, आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये आम लोगों के 4-4 आने 8-8 आने से जमा करके बनाई जाती है। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त सरकार को नहीं मालूम था? और क्या आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम होगी कि इस गांव तक बिल्डोजर का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो काम, तो ये कल्चरली जो है एक तरीके से, जो सैद्धांतिक रूप से एक समाज को भयभीत करना है और एक को भ्रमित करना है, और जो भारतीय संविधान के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और मैं इसकी तो सर्वे के पक्ष में हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये, सर्वे सबके लिए क्यों नहीं है? सर यहाँ पे ना, अब जैसे जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसा कई सारे स्कॉलर कहते हैं कि मदरसा चंदे की ज़मीन से बनता है, चंदे से उसकी भवन का निर्माण किया जाता है, मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, कम पैसे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जिस बात को ज़मीरुद्दीन शाह पॉइंट आउट कर रहे थे वो ये कि मदरसों की शिक्षा जो है वो अभी भी काफ़ी पीछे है। मतलब वो खुद मदरसे से पढ़े हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मदरसों की शिक्षा अभी भी काफ़ी पीछे है। AMU जैसे संस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब अंग्रेज़ी सीखना और तमाम चीज़ें, अलग से एक एफर्ट ज़रूरी है। अब इसके बीच में वो बाइंड्री भी है कि भाई क्या ये रेडिकल हो रहे हैं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, आपके तर्क ये भी हैं कि अभी दूसरे जो संगठन हैं, जो दूसरे धार्मिक संगठन द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनके बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये तर्क भी एक तरह से सुनने में सही लगता है। लेकिन अभी बात मदरसों की हो रही है कि सर्वे पे बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, मेरा बस इतना सवाल है दिलवी साहब कि मदरसों में क्या अभी एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए ज़रूरी है, जहाँ पे दीनी तालीम दी जाए साथ में, लेकिन उन्हें एडवांस कोर्सेज भी दिए जाएं? कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे होता है, ये भी मुझे पता है, कई मदरसों में ऐसा होता है, लेकिन बट ये पैन इंडिया शायद नहीं है। आप बताएं सर। बिल्कुल, मैं इसमें देखिए रिफॉर्म के मैं कभी खिलाफ नहीं रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इब्तिदाई नाम था वो खुद एक मदरसे के नाम पे था। जामिया मिल्लिया जो अंग्रेजों की मुखालफत के अंदर जो है बनाई गई, उसका शुरू का नाम जो है वो मदरसा था, बाद में उसको जो है यूनिवर्सिटी कहा गया। तो पहली चीज तो ये है कि खालिस मदरसे के नाम, बिल्कुल देखिए दो चीजें सिद्धार्थ जी। पहली चीज तो ये है कि मदरसों में रिफॉर्म होना चाहिए और ये मुस्लिम समाज को करना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मेरा बच्चा जाए, किसी और का बच्चा जाए। हालांकि एक जमाना यह था कि मदरसों के अंदर राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे, APJ अब्दुल कलाम पढ़ते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा एक शुरू में एक मदरसे में, और उसके बाद वो अलीगढ़ जाके लाइब्रेरी बन के आए। एक जमाना मदरसों का वो भी था। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है, और रिफॉर्म से किसी भी कम्युनिटी को भागना नहीं चाहिए। अब जमाना आगे बढ़ चुका है, तो आज भी अगर हम बच्चों को वही हैंडपंप से पानी दें और वही गंदे टॉयलेट्स हों और वही जो है पुरानी बोसीदा बिल्डिंग्स हों, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं होगा। रिफॉर्म कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ दो मेरे बुनियादी सवाल हैं। अब आप देखिए, जिस मदरसे को अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मदरसा आलिया फतेहपुरी है। इसका खर्च चलाया जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड से। दिल्ली, अब वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज आती थी जिनसे मदरसों को चलाया जा सकता था, या कहीं ना कहीं यूपी के अंदर शिक्षा जो एक तरीके से शिक्षा मित्र थे, बिहार में थे, खुद आसाम में थे, वहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों, उनको जो बतौर टीचर इन मदरसों में भेजा जाता था, ये सब बंद हो चुका है। अभी आपको मालूम होगा आसाम, बिहार और खुद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 68,000 ऐसी पोस्टें हैं जहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों थे। खुद बंगाल भी, ममता बनर्जी अपने आप को बहुत सेकुलर कहती है, बंगाल भी उसमें शामिल है, जहां पर मदरसों के अंदर टीचर भेजे जाते थे वो हिंदी, बांग्ला, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो एक तरीके से मेन स्ट्रीम कोर्स था उसको पढ़ाते थे। लेकिन सरकारों ने अपने हाथ खींच लिए, तो रिफॉर्म लाएगा कौन? मेरा कहना है ये रिफॉर्म एक तरफ मदरसों को खुद करना चाहिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ उनको इस चीज से जोड़ देना, मैं अगर किसी मदरसे से या किसी संगठन से कोई व्यक्ति देश विरोधी किसी गतिविधि में पाया जाता है, तो उसकी पूरी इमारत को ढा देना। मैंने बिस्वा जी से सवाल करा था, आसाम में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति जो कभी उल्फा और दूसरे लोगों से जोड़ा जाता है, क्या उनमें से जो उल्फा से जुड़े हुए लोग, किसी का मकान ढाया गया? क्या किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त किया गया, अटैच किया गया? एक मदरसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो था उसको अगर आपने पूरा जो एक आम लोगों के चंदे से बना हुआ एक मदरसा गिरा दिया, जो एक यतीम खाना भी था जहां पे यतीम बच्चे भी पढ़ते थे,
तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म कीजिए, और मदरसों को भी चाहिए। और हमेशा मदरसे कहते हैं जो कोर्स होगा वो जो यानी जो मॉडर्न कोर्सेज होंगे वो एनसीपीओएल के तहत होंगे या दूसरा, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप करें कुछ नहीं और सब कुछ करें। 4% बच्चे ही तो मदरसे जाते हैं भाई। बाकी मुझको बताइए सिद्धार्थ जी, आप यूपी और दूसरी जगह जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आप चलिए। क्या हमने हर गांव तक हमने स्कूल पहुंचा दिया कि हर गांव तक जो है हम वो एजुकेशन लेवल को वहां तक ले गए हैं? हमारे गुरुकुल करें या मिशनरी स्कूल करें, ये लोग ये अगर कर रहे हैं, इनको रिफॉर्म होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत सर्वे के तहत आने चाहिए। लेकिन आप सिरे से उनके वजूद को नकार दें, ये कहीं ना कहीं नियत पे जो है मुझे लगता है कि शक करने के लायक है, इसका हम खंडन करते हैं। सर, इस पे मैं एक छोटा सवाल आखिरी चलते चलते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आप ये कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, जिस समय आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, जिस समय ज़मरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, सिलेबस और सब कुछ को बदलाव होना चाहिए, कोई भी इस पक्ष में नहीं है, हमारे परिचित हमारे जानने वाले कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी तरह से भी क्राइम को पनिश न किया जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल है पनिश करो, आरोपी है पनिशमेंट दो। आप कह रहे हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग का गिराने का क्या मतलब है। फेयर इनफ। लेकिन बयानबाजियां सर जो हैं वो तो एक पूरी क्या कहें कि पूरी पॉलिटिकल जो पूरा पॉलिटिकल डायलॉग है, वहां पे एक दो बाइनरी दिखाई दे रही है उस डायलॉगबाजी की तरफ से। सत्ताधारी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कह ही रहे हैं, मतलब इस तरह के कहने वाले लोग हैं कि ये जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि एक मिनी एनआरसी है, एक कोई मौलाना है वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारेंगे सर्वे करने जो आए, चप्पल से मारो उसको सर्वे करने आएगा। इस तरह की बयानबाजियां हैं। देखिए ये चप्पल से मारने वाले सिद्धार्थ जी लोग हैं। मैं आप ललन टॉप की में बहुत ही मेरे नजदीक पर्सनली मतलब जिस तरीके से आपने कार्य किया इस दौर में भी, मैं हमेशा आप लोगों को सलाम करता हूं। थैंक यू सर। पहली चीज तो यह है कि हमारी मीडिया को, मैं पिछले 3 महीने तक किसी चैनल पर नहीं जा रहा था और सिद्धार्थ जी सिर्फ तारुफ के लिए बता रहा हूं कि मैं जब वो 9th क्लास में था मैं तब से दूरदर्शन पे जाता हूं, जब और कोई चैनल नहीं था। अच्छा। लेकिन 3 महीने से नहीं जा रहा क्योंकि ये इन चप्पल से मारने वालों और इस तरीके के बयान देने वाले जो मीडिया डार्लिंग है, उन लोगों को आप जानते हैं, वही लोग बुलाते हैं जो वहां बुलाते हैं उनको, और इसलिए मैं उन पे नहीं जाऊंगा। ये चप्पल से मारने वाले लोग हो, इनसे मुझे इनसे मेरा सीधा कहना ये है, आज की तारीख में मैं अपने बच्चे को भेजूं, कोई और भेजे जो मदरसों में, अक्सर अधिकतर मदरसों में नहीं। एक चीज सिद्धार्थ जी जो आप में चाहता हूँ ललन टॉप के जरिए मालूम होना चाहिए, इस बार नीट के इम्तिहान के अंदर तकरीबन 283 से ज्यादा बच्चों ने जो है जो मदरसों से पढ़ के आए हैं, जो मदरसे जो है जहां पर कोचिंग चलाते हैं। अभी आंध्रा के कर्नाटका में बिदर के अंदर शाइन एकेडमी, खुद तेलंगाना जहां ओवैसी साहब जहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश, जिन बच्चों ने सिद्धार्थ जी आपको मालूम होगा 600 से ऊपर नंबर नीट में हासिल किए हैं और ये सब बच्चे मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमारा कहना है सरकार को अगर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर बुनियादी प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो एक चीज सिद्धार्थ जी कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये सब जानते हैं मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है सेकेंडरी का, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता प्राइमरी एजुकेशन भी सबसे ज्यादा उनके ही होती है। और बात है कि मिडिल के बाद वापस आते हैं। तो अगर हमको इस साक्षरता को, प्राइमरी एजुकेशन को आगे तक ले जाना है तो मदरसे और सरकार मिलकर काम करें। और फिर मैं आखिर में कहूंगा सर्वे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरे लोग भी है, क्या बंगाल की सोकाल सेकुलर सरकार हो, इन लोगों को बैठ के एक नीति बनानी चाहिए जहां धार्मिक संस्था या जो सामाजिक संस्था स्कूल या इस तरीके चला रहे वो और सब बैठे। जो आपका अपना सिलेबस है वो सबके सामने रखिए हम क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जो सरकार के सिलेबस है उनको भी शामिल करें ताकि हम एक अच्छा भारत, जिसको विश्व गुरु की बात करते हैं, वहां पर अगर अच्छे बच्चे हम नहीं दे पाएंगे, अच्छे शिष्य नहीं दे पाएंगे तो फिर हम देश कैसे विश्व गुरु बना लेंगे। इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और मदरसों को पूरा इस सर्वे के अंदर ताउन करना चाहिए। जो चप्पल से मारने की बातें करते हैं ऐसे लोगों का समाजी बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, तो यानी सब लोग ये इस बात पे सहमत हैं। हम लोगों ने घूम घूम के पलट के बात को कई तरह से पूछा, समझने के लिए, बार बार तार जोड़ने के लिए, बातों के सिरे को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। समाज को चाहिए रिफॉर्म्स। दरअसल है क्या कि एजुकेशन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नौकरियों के सेक्टर इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, AI
अब जो आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 10-15 आदमियों का काम अकेले कर सकता है, ये भी बता रहा था। वो इमोशन समझ सकता है, रोबोटिक्स ने चेंजेस किए हैं, तो वो पूरा वर्क कल्चर और पूरा करियर कल्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और ऐसे में हमारे गेस्ट और सब लोग ये भी इस बात से सहमत हैं कि हमें एक रिफॉर्म्ड और हमें एक डिटेल्ड और हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे कोई पब्लिक स्कूल हो, सबको एक रोबस्ट माध्यम चाहिए। लेकिन यहीं पर समाज के एक तबके को ये भी लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय में कि समाज का कोई तबका अगर आपके राज में टारगेटेड महसूस कर रहा है, तो सरकारों को उस सर्वे और रिफॉर्म के साथ साथ डायलॉग का चैनल भी थोड़ा सा और पुख्ता, और डायलॉग के चैनल को थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं उसको, जो दोनों तरफ से इक्वेशन चलता है गौरव जी, रिवर्सिबल इक्वेशन जो होता है, रिवर्सिबल, बिल्कुल दोनों, बिल्कुल रिवर्सिबल इक्वेशन की तरह रखना चाहिए कि सुनना और सुनाना दोनों चलता रहे। और चाहिए था नेता नगरी का ये सत्र। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। तो सेक्शन का नाम है जवाबदेही, जहां पे आप लोग सवाल पूछते हैं और हम लोग जवाब देते हैं। सौरभ ये सेक्शन करते हैं। नेता नगरी जब से मैंने करना शुरू किया है, ये हिस्सा पहली बार मेरे पास आया है, और आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी कमेंट में लिखने वाले होंगे कि आप सौरभ जी जैसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मैं क्यों दूंगा, मैं सिद्धांत जी जैसा जवाब दूंगा। तो बहरहाल, तो जो सवाल हैं अब उनको वो स्क्रीन पे फ्लैश होंगे और उस पर आपका जवाब सुनेंगे, आप मेरा जवाब सुनेंगे। पहला सवाल है तीर्थ का। गुजरात कब आ रहे हैं? इलेक्शन कवरेज कब शुरू होगा गुजरात का? यूपी इलेक्शन के टाइम तो 4-5 महीने पहले शुरू किया था। नेताजी घेरे में के तहत सीएम भूपेंद्र पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी और हार्दिक का इंटरव्यू होगा क्या? अच्छा, तीर्थ जी को पहले लगा कि एक कमेंट सेक्शन है, पहले उसको कई सवालों से मिला के गांज दिया जाए, तो उन्होंने 4-5 सवाल एक साथ एकदम मतलब उनको लगा एक सवाल हम लोग गिन रहे हैं, लेकिन उन्हें 4-5 बना के दिया है। गुजरात कब आ रहे हैं? पहला सवाल, जल्द आएंगे। कोशिश है कि अक्टूबर के महीने में लल्लन टॉप के कदम गुजरात की धरती पे पड़ें और हम उस ज़मीन की पड़ताल करें, उस वहाँ के पॉलिटिकल मूड को और सोशल इक्वेशंस को हम समझें। अक्टूबर के महीने के आसपास, शुरुआती 1-2 हफ्ते में हम ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इलेक्शन कवरेज भी तभी शुरू हो जाएगा। यूपी के समय पहले शुरू किया था, हाँ। और नेताजी घेरे में के तहत इन लोगों का जिग्नेश मेवाड़ी, भूपेंद्र पटेल और हार्दिक पटेल का इंटरव्यू होगा क्या? जी, पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी सीरीज़ है जमघट और नेताजी घेरे में, उनमें हम इन लोगों का और इसके साथ ही और भी बहुत सारे लोगों का गुजरात की पॉलिटिक्स के अराउंड इंटरव्यू करें और आप तक लेकर आएँ। जमघट की सीरीज़ भी होगी, नेताजी घेरे की भी सीरीज़ होगी, जो आप लोग देखते रहते हैं। अगला सवाल गोपेश कुमार का, आप खान सर का वीडियो कब अपलोड करेंगे? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। एपिसोड का ये पता चलने के पहले कि खान सर लल्लन टॉप में आ रहे हैं, लोग पूछते थे खान सर को कब बुलाएंगे। अब है कि खान सर का वीडियो कब अपलोड करेंगे। देखिए, अब बता दें, ये आप देख रहे हैं शनिवार को ये एपिसोड देख रहे होंगे। इस हफ्ते नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एपिसोड है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाला, वो आ जाएगा शनिवार को 12 बजे लल्लन टॉप के ऐप पर। शनिवार को 12 बजे तक आपको अगर ऐप पर ये एपिसोड मिल जाएगा, और लेकिन यूट्यूब वगैरह पे एक दिन बाद मिलेगा। और उसके बाद अगला जो संडे आने वाला है, उस दिन आएगा खान सर का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाला इंटरव्यू। बता दिया खान सर कब आ रहे हैं। नेता नगरी की पैनलिस्ट ने चंद्रशेखर के साथ यात्रा में गए जिस बच्चे का किस्सा सुनाया, उनका नाम अनमोल कोठाड़िया है। जी हाँ, इसे बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। हमें हमारे साथी गौरव ने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे सजेशन आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। स्मिता गुप्ता जी थी पिछले एपिसोड में, तो उन्होंने बताया था कि एक बच्चा चंद्रशेखर के साथ पदयात्रा में गया था और वो आई एम ए डिस्को डांसर गाना बार बार गा रहा था, और वो बार बार ये भी कह रहा था कि यही अगले पीएम बनेंगे। तो लोगों ने बता दिया है कि वो बच्चा कौन था। और तुषार भद्रे का कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन ये तुषार भद्रे का कमेंट है कि उनका नाम अनमोल कोठाड़िया है, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहते हैं और आज भी संविधान बचाओ मूवमेंट का हिस्सा है वो। तो थैंक यू तुषार जी और बाकी सभी लोग जिन्होंने हमें बार बार करेक्ट किया, बार बार बताया, बार बार हमारी अपूर्ण जानकारियों को पूरा किया। और अगला सवाल है आयुष पाठक का।
लल्लन टॉप यूपी चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है और क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बाद इन राज्यों के लिए भी डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल आएगा? लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है? उद्देश्य जब हमने बनाया था ये लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल आज से लगभग 1 साल पहले, तो हमने उद्देश्य आपके सामने क्लियर किया था, बताया था कि हम क्यों बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसी चीज़ें लाएंगे और उस पर किस तरह के कंटेंट आएंगे। और प्लीज़ बी अश्योर्ड उस तरह के कंटेंट आएंगे और भी जगहों से कंटेंट आएंगे, उस पर हम इस पे काम कर रहे हैं। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि और भी चैनल बनेंगे क्या, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना और यूट्यूब चैनल को बनाए रखना और उसको कंटेंट मैनेजमेंट उस पर करते रहना, उस पर ख़बरें लाना, उस पर एनालिटिकल पीस लाना, उसकी तथ्यात्मकता को, उसकी फैक्चुअलिटी को बरकरार रखना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के हर हिस्से को कवर करें, देश का कोई भी हिस्सा लल्लन टॉप से, लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स से, लल्लन टॉप में काम करने वाली टीम से अछूता ना रहे, ये ना कह सके कोई भी हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपने इस ज़रूरी मुद्दे को छोड़ दिया। छूटती हैं चीज़ें, कई बार हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर फलक को और हर खबर को, हर हिस्से को, हर भूभाग को कवर करें। तो ऐसी भी कोशिशें आपको दिखती रहेंगी। लल्लन टॉप यूपी जो उद्देश्य था और बाकी चीज़ों का जवाब आई होप हमने आपको दे दिया। सौरभ भैया आपसे अनुरोध है कि पुलिस सुधारों, अगला सवाल है रेहान शर्मा का। सौरभ भैया आपसे अनुरोध है, मैंने दरअसल ना बता दूं आपको, सवाल भी फिर से बीच में रोक रहा हूं, मैंने बिना क्यू दिए ये बोल दिया कि सौरभ भैया आपसे अनुरोध है। तो ये जो बैठे हैं यहाँ पे जेरी जी, उनको क्यू मिला नहीं तो थ्रो नहीं कर पाए स्क्रीन पे, तो अब मैंने बता दिया तो अब थ्रो कर लिया होगा उन्होंने। तो सौरभ भैया आपसे अनुरोध है कि पुलिस सुधारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले प्रकाश सिंह जी की नई किताब द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पर किताब वाला करें या उन्हें गेस्ट इन द न्यूज रूम में बुलाएं। कलाकंद की नगरी अलवर से आपको ढेर सारा प्यार। कलाकंद अगर वही मिठाई है तो आपने कम से कम मेरा जो कमज़ोर हिस्सा है उसको आपने थोड़ा झकझोर दिया है। मिठाइयाँ पसंद है मुझे। और रेहान जी, थैंक यू इस सजेशन के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस किताब पर भी किताब वाला करें। हालांकि किताब वाला का एक नया एपिसोड आपके बीच में है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई में जो थे पहले और राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता, राजीव शुक्ला की एक किताब है स्कार्स ऑफ 1947 और वो है कि पार्टीशन के समय जो किस्से कहानियाँ दर्ज हुए, जितने ज़्यादा मानवीय किस्से जो हमारे बीच रह गए थे उस विभाजन के दरमियान, तो उसका वो समुच्चय है, वो ऐसी कुछ कहानियों का समुच्चय है। सौरभ ने वो एपिसोड शूट किया है, तो वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जेरी ने अभी इस शूट के पहले बातचीत में जेरी ने मुझे थोड़ा ब्रीफ भी किया, समझाया भी ये किस्सा, क्योंकि उस शूट के दरमियान जेरी थे और कि उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है पार्टीशन के कुछ समय पहले वृंदावन आता है अपने परिवार के साथ घूमने, और वृंदावन उसके पहुंचने के 2 दिन के भीतर ही, 2 दिन बाद ही शायद पार्टीशन डिक्लेयर हो जाता है और वो कुछ महीने यहाँ फंस जाता है, फिर वो भेष बदल के पाकिस्तान जाता है। ऐसा ही है ना जेरी जी? कुछ पैसे वैसे की भी बात है, मुझे यहाँ से बताया गया है अभी। तो जी ठीक है, तो पक्का कोशिश होगी कि इस किताब, प्रकाश सिंह जी की किताब द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पर भी हम किताब वाला करने की कोशिश करें, पढ़ें, गुनें, उसको इस पर रिसर्च करें और एक राय बनाने की कोशिश करें, उस बातचीत को आपके बीच लाने की कोशिश करें। सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो भाई अगला सेक्शन है फुर्सत की सलाह। अब तो आप लोग सौरभ से इसको सुनते रहते थे, क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कौन सी किताबें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या पढ़ा। और मेरा जो है, मेरी टाइमलाइन थोड़ी सी पढ़ने लिखने की ना अनबन रहती है। मतलब मैं कभी कुछ भी देख लेता हूँ, कभी कुछ भी पढ़ लेता हूँ, जितना समय मिला। यात्राएं करता हूँ या वीकेंड पे ऐसा समय मिला थोड़ा सा, तो एक किताब हाथ में रहती है, बेड साइड पे किताब रखी रहती है और सामने टीवी पे कभी कभी होता है कि कुछ चल रहा है। तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ। पेरिस रिव्यू जो पत्रिका आती है, तो उनके इंटरव्यूज़ के कलेक्शन आते हैं और वो लेखकों के इंटरव्यूज़ करते हैं, और वो इंटरव्यूज़ इतने ज़्यादा रोचक होते हैं। जैसे आपको वो इस तरह के सवाल पूछेंगे बड़े बड़े लेखकों से, हेमिंग्वे से, ओरहन पामुक से,
बोरहेस से, टी.एस. इलियट से, इन लोगों से पूछेंगे कि आप किस तरह की पेन से लिखना पसंद करते हैं, लिखने की प्रक्रिया क्या है। अब उन इंटरव्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे, वो कई वॉल्यूम्स में वो किताब आती है, अब मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन उपलब्ध है, तो उसका पहले वॉल्यूम से अगर मैं किस्सा सुनाऊँ तो जो पत्रकार है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे से मिलने जाता है, ओल्ड मैन एंड द सी और टू हुम द बेल टॉल्स, फेयरवेल टू आर्म्स जैसे किताबों के लेखक। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे से वो मिलने जाता है पत्रकार जो पेरिस रिव्यू का है, उनका इंटरव्यू करने। तो उनसे वो, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, ट्विटर पे। तो उनसे पूछता है कि आपको कब लगा कि आप लेखक बनना चाहते थे? और अर्नेस्ट हेमिंग्वे बहुत छोटा सा जवाब देते हैं, मैं हमेशा से लेखक बनना चाहता था। और फिर उनका एक सवाल ऐसा है कुछ कि आपकी नए लेखकों के लिए क्या राय है? तो उसका जवाब इतना मतलब हिलाने वाला है, आपको इतना झकझोर देता है उस सवाल का जवाब। हेमिंग्वे कहते हैं कि नए लेखकों को आत्महत्या करने की कोशिश करनी चाहिए, और लब्बो-लुआब ये है कि उस कोशिश के बीच में ही खुद की रस्सी काट देनी चाहिए या उस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। और कम से कम नए लेखकों के पास शुरुआत करने के लिए अपनी आत्महत्या की कहानी होगी। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ऐसा ही कोई सवाल है, उसका जवाब हेमिंग्वे ऐसे देते हैं। तो वो पेरिस रिव्यू के वॉल्यूम 1 में है ये इंटरव्यू, बाकी वॉल्यूम्स में कई सारे हैं, तो मेरे पास मतलब 3-4 वॉल्यूम है जो मैं पलट पलट के पढ़ता रहता हूँ। अभी पहला वॉल्यूम पढ़ा है टी.एस. हेमिंग्वे और टी.एस. इलियट और तमाम लेखकों के हैं उसमें, बोरहेस का भी है उसमें। और इसके अलावा मैंने चार्ल्स बुकोस्की, कवि का संग्रह है उनका, यू गेट सो अलोन एट टाइम्स, तो मैंने वो हाल फिलहाल में पढ़ के ख़त्म किया है, अंग्रेज़ी में आता है। और मैंने इंटरनेट पे समालोचन नाम की एक पत्रिका है, तो वहाँ पर एक महेश वर्मा एक कवि हैं, अंबिकापुर में रहते हैं, हिंदी के, और बहुत समय बाद उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं। तो वो कविताएं मैंने हाल में ही पढ़ी हैं, अच्छी कविताएं हैं, आपको भी पढ़नी चाहिए कविताएं। देखने में क्या हुआ, बेटर कॉल सॉल एक है एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे जो ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है। तो बेटर कॉल सॉल मैंने देख के ख़त्म की है अभी। और उसके अलावा जो देखना है वो लिस्टेड है दिमाग में, कोबरा काई का नया सीज़न आ गया है, बेटर कॉल सॉल हो गया, कोबरा काई हो गया, लिख के रखा है। तो डॉक्यूमेंट्री है आवर फादर्स, नेटफ्लिक्स पे है, अगर मुझे नाम सही याद है तो यही नाम है उसका, और फादर है या फादर ही है। हाँ, तो उसमें कई सारी महिलाएं एक ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लिनिक है यूएस में, वहाँ से इम्प्लांट करवाती हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाती हैं जो डोनेटेड स्पर्म्स होते हैं उससे। लेकिन फिर कुछ समय बाद पैटर्निटी टेस्ट और होम डीएनए टेस्टिंग किट से वो टेस्ट करते हैं, और सबको ये पता चलता है कि उस क्लिनिक का जो चीफ डॉक्टर है, जो उस क्लिनिक को रन करने वाला डॉक्टर है, उसने अपने ही स्पर्म्स धोखे से उन सभी महिलाओं में इम्प्लांट किए, परख नली से, टेस्ट ट्यूब से। और वो अपने वो धर्म को लेकर और अपने बचाव में धर्म को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर चला आता है। वो कमाल की डॉक्यूमेंट्री, आप सभी लोग को देखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्रियाँ बन किस किस तरह की रही हैं, ये सब देखने में मज़ा आता है। और एक मूवी मैंने हाल फिलहाल दोबारा देखी, अब्बास कियारोस्तामी ईरानियन डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी है टेस्ट ऑफ चेरी। ये उपलब्ध है, मूवी एक प्लेटफॉर्म है, उस पे उपलब्ध है ये मूवी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने शहर में दिन भर गाड़ी से घूम रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसकी कब्र पे मिट्टी डाल सके। और वो मतलब जिस नोट पे वो फिल्म जाके ख़त्म हो रही है, जिस जगह जाके वो फिल्म ख़त्म हो रही है, वो कमाल है। मतलब विश्व सिनेमा में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं और फोर्थ वॉल ब्रेक करने के नाम पे जिस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, फिल्मों को जिस तरह से जिंदा किया गया, जिस तरह से आपके करीब ला के रखा गया है, मतलब टेस्ट ऑफ चेरी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इन दैट लाइन। और ये था आज का नेता नगरी। मुझे आदत हो गई है तो मैं बोलने जा रहा था, ये था आज का खर्चा पानी। तो ये था आज का नेता नगरी, इस हफ्ते का नेता नगरी। आपकी क्या राय है, हम ज़रूर जानना चाहते हैं। जो हमारी लिस्ट है देखने पढ़ने सुनने की, हम चाहते हैं उसमें आप भी अपना हिस्सा दीजिए। आप भी बताइए कि आप भी क्या लिख पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी सुनेंगे, हम भी देखेंगे। हमको भी देखना सुनना पसंद है, पढ़ना पसंद है। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।